हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है ड्रीम जॉब अड्डा एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पे। मध्य प्रदेश आबकारी विभाग, मध्य प्रदेश पटवारी, मध्य प्रदेश एनएचएम और मध्य प्रदेश वन रक्षक या फिर जितने भी मध्य प्रदेश एग्जाम है जिनमें साइंस आती है तो उन सब के लिए ये मॉक टेस्ट नंबर 16 है। तो मॉक टेस्ट नंबर 16 इसके पहले ऑलरेडी 15 मॉक टेस्ट करा चुके हैं, तो आप इसको अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा। ठीक है, पुरानी वीडियो को भी आप जाके देख सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इनको खुद से करने की कोशिश कीजिएगा, अगर नहीं बना तो फिर आंसर जो हम बताएंगे उसको देखिएगा और उसके साथ एक्सप्लेनेशन को आप लिख सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। ठीक है, और एक बात और, अगर आपको मध्य प्रदेश आबकारी विभाग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज चाहिए कि मैथ और रीजनिंग की सीरीज, आपको कम से कम 7 से 8 अपने पास ऐसे हैं प्रीवियस ईयर पेपर, जो कि अभी रिसेंट में मध्य प्रदेश पुलिस का जो कांस्टेबल है उसका पेपर हुआ था, क्योंकि आबकारी विभाग और जो कांस्टेबल है पेपर उनका सेम ही था। तो अगर आप कमेंट करके बोलेंगे तो उनका मैथ और रीजनिंग की आपको सीरीज हम करा देंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की माध्य दूरी डैश डैश में मापी जाती है। तो सूर्य और पृथ्वी की जो दूरी है किस में मापी जाती है, तो आप खुद बताइए। और एक बात और, यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, तो ये टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी। कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम चैनल पे जाइएगा और वहां पास जाके सर्च कीजिएगा ड्रीम जॉब अड्डा। ठीक है, ड्रीम जॉब अड्डा, यहाँ पास हमारे चैनल की जितनी भी पीडीएफ है सारी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो चलिए देखिए इसका क्या आंसर है। तो देखिए सूर्य और पृथ्वी के बीच माध्य दूरी, जो उनके बीच की दूरियां होती हैं उसको किस चीज में मापा जाता है, तो ये मापा जाता है प्रकाश वर्ष में। तो प्रकाश वर्ष में सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को मापा जाता है। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? देखिए एक प्रकाश वर्ष बराबर, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर होता है। ये 15 मीटर है। ठीक है, यही देखिए एक बात और कहेंगे कि प्रकाश जो दूरी है, दूरी को मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है, तो दूरी को मापने की सबसे बड़ी इकाई, दूरी को सॉरी हम मापने की सबसे बड़ी इकाई, दूरी को मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? यह पारसेक है। ठीक है, यह है पारसेक। और एक पारसेक बराबर कितना होगा? एक पारसेक बराबर होता है, यहाँ पास लिख लीजिए, ये भी क्वेश्चन आपका आ सकता है एग्जाम में। ये पारसेक है, पार्सल नहीं है। एक पारसेक बराबर हो जाएगा 3.26 प्रकाश वर्ष। ठीक है, प्रकाश वर्ष। अगर आप मीटर में लिखना चाहते हैं तो ये होगा 3.08 इंटू 10 की पावर 6। ठीक है, ये प्रकाश वर्ष में चल रहा है, 10 की पावर 6 ये प्रकाश वर्ष में होगा। ठीक है, अभी देखिए एक चीज और यहाँ पास देख लीजिएगा कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई ये पारसेक हो गई, और सबसे छोटी इकाई अगर आपसे ये पूछ ले दूरी को मापने की सबसे छोटी इकाई किसको बता दीजिएगा, सबसे छोटी इकाई कौन सी है? सबसे छोटी इकाई, दूरी को मापने की सबसे छोटी इकाई कौन सी हो जाएगी? छोटी इकाई ये होती माइक्रोन हो जाएगी। क्या होगी? माइक्रोन हो जाएगी। ये होती माइक्रोन हो जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है कि शक्ति -2 डी के लेंस की फोकस दूरी की कितनी होती है? जो दूरी है ये दिया है, फोकस लेंथ पूछा हुआ, फोकस दूरी पूछा हुआ है, पावर दिया हुआ है। तो एक चीज आप समझिएगा कि पावर जो होती है, शक्ति जो होती है, फोकस दूरी की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यानी कि जो शक्ति होती है, शक्ति और जो फोकस है, इन दोनों का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होता है फोकस। ठीक है, अब देखिए क्या दिया है आपको, शक्ति दिया है, फोकस चाहिए, तो हम फोकस को इस साइड करते हैं, शक्ति को नीचे कर लेंगे। तो फोकस बराबर हो जाएगा 1/शक्ति। तो शक्ति आपको क्या दिया है? शक्ति दिया -2 दिया है, 2.0 दिया है, तो माइनस है तो माइनस ऊपर चला जाएगा, और 1.2 बराबर कितना होता है? 0.5 होता है। ठीक है, 0.5 होता है, और इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर में हो जाती है। फोकस जो होगी दूरी में होती है, दूरी की जो यूनिट होगी मीटर में हो जाएगी। और यहाँ पर एक चीज और समझिए, ये जो माइनस चिन्ह दिया हुआ, ये जो माइनस दिया हुआ है, इसका मतलब है
ये एक उत्तल लेंस है, ठीक है। यदि प्लस होता तो अवतल लेंस होता, तो ये क्या है, उत्तल लेंस है, माइनस का मतलब। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है, एक समतल दर्पण है, इसके द्वारा जो प्रतिबिंब होगी ये हमेशा क्या होती है, देखिए ये होगा आभासी होती है और ऊर्ध्वशीर्षी होगी, ये हो जाएगी आभासी और ऊर्ध्वशीर्षी होगी। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए घर्षण, घर्षण बल सतह के खुरदरापन के साथ, यहाँ पर घर्षण बल है जो सतह के खुरदरापन के साथ डैश डैश है। तो देखिए जो घर्षण बल होता है, अगर खुरदरापन बढ़ेगा, यानी कि अगर यहाँ पर हम कहते हैं कि बढ़ेगा तो घर्षण बल भी बढ़ेगा। खुरदरापन बढ़ने के साथ घर्षण बल जो है बढ़ता है, खुरदरापन बढ़ने के साथ घर्षण बल क्या होता है, बढ़ता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। तो घर्षण बल के बारे में कुछ पॉइंट्स और लिख सकते हैं कि ये किसी भी वस्तु की सतह पर गति के विपरीत दिशा में चलता है। यानी जैसे मान लो कोई आपकी गाड़ी है, जैसे गाड़ी ये चल रही है तो इसकी गाड़ी की स्पीड इधर है, तो घर्षण बल जो होगा इसकी इस विपरीत दिशा में घर्षण बल काम करेगा, ठीक है। या फिर कह सकते हैं कि ये जो घर्षण होता है सतह के क्षेत्रफल के समानुपाती होता है। और एक पॉइंट और ये कि जितना ज्यादा खुरदरापन बढ़ेगा उतना ये घर्षण बढ़ेगा, और जितना कम होगा उतना ये घर्षण बल कम होता चलेगा। यानी कि अगर पॉलिश्ड सरफेस है तो वहां पास बिल्कुल मिनिमम हो जाएगा आपका घर्षण बल। से नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पदार्थ, देखिए पदार्थ है सॉरी, किस पदार्थ किस पदार्थ की सबसे ज्यादा विशिष्ट ऊष्मा होती, तो किस पदार्थ की सबसे ज्यादा विशिष्ट ऊष्मा होती, तो ये पानी जो होता है ना, पानी की जो सर्वाधिक, इन चारों में से पानी की जो सबसे ज्यादा विशिष्ट ऊष्मा होती है। अगर पानी के रासायनिक सूत्र की अगर हम बात करेंगे तो पानी का जो रासायनिक सूत्र होता है ये होता है H2O, ठीक है, H2O पानी का रासायनिक। अगर पानी का देखिए एक भारी जल होता है, देखिए भारी जल है, यहाँ पर लिख लीजिए D2O होता है, भारी जल को रासायनिक सूत्र होता है D2O होता है भारी जल को, ठीक है। और जो ये पानी होता है इसका जो pH मान होता है वो 7 होता है, यानी कि उदासीन प्रवृत्ति का। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान, देखिए गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होगा, कहाँ पास ज्यादा होगा कहाँ पास मिनिमम होगा, तो ये जो होता है ध्रुवों पर अधिकतम होता है, ध्रुवों पर अधिकतम होगा। अधिकतम क्यों होगा ध्रुवों पर, इस पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिएगा कि गुरुत्वाकर्षण के द्वारा त्वरण जो होता है ध्रुवों पर अधिकतर क्यों होता है। ध्रुवों पर क्या होता है, पृथ्वी की त्रिज्या कम होती है। पोल पे जब देखिए ये मान लीजिए पृथ्वी है, सॉरी ये गोल नहीं बनी, चलिए समझ लीजिएगा। देखिए इक्वेटर होता है, ये होता है अक्षांश, ठीक है, और ये जो पॉइंट्स होते हैं ये होते हैं ध्रुव, यहाँ पास होते हैं ध्रुव होते हैं, ठीक है, ये दोनों ध्रुव हैं। और यहाँ ये होता है अक्षांश, यानी इसको इक्वेटर भी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इस बात को समझिएगा कि ध्रुवों पर जो होगी त्रिज्या जो होगी पृथ्वी की कम होगी, ठीक है, यहाँ पास लिख देता हूं, ध्रुवों पर पृथ्वी की त्रिज्या जो होगी की त्रिज्या, पृथ्वी की त्रिज्या कम होगी, ठीक है। जब ध्रुवों पर पृथ्वी की त्रिज्या कम हो गई है तो क्या होगा कि ध्रुव पर स्थित कोई भी वस्तु जो होगी ध्रुव पर पृथ्वी के केंद्र के अधिक पास होगी, यानी कि सेंटर के पृथ्वी के केंद्र के पास, जब त्रिज्या कम है तो पृथ्वी के केंद्र के पास अधिक होगी, यानी कि बिल्कुल पास में होगी, पास अधिक होगी। पृथ्वी के केंद्र के पास कह रहे हैं, केंद्र बस लिखा हूं, पर उसके केंद्र के पास अधिक होगी, जिसके कारण गुरुत्वीय त्वरण जो होगा वो अधिक होगा, यानी कि आकर्षण बल जो होगा वो अधिक होगा, जिसके कारण आकर्षण बल जो होगा वो अधिक होगा। इस बात को आप समझिएगा कि जितनी त्रिज्या ज्यादा होगी वहां पास जो ये त्वरण होगा उसका मान उतना ही कम हो जाता है। यानी कि अगर पूछा जाए कि त्वरण का मान, जो गुरुत्वाकर्षण का त्वरण का मान कम कहाँ होगा, तो ये बोलेंगे अक्षांश पे, अक्षांश पे न्यूनतम होगा, ठीक है। इस पॉइंट को हो गया। तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण का मान जो स्मॉल जी होता है इसका मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, स्क्वायर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। यही पास देखिए एक और आप लिख सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी होता है, उसको भी लिख देते हैं, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का जो मान होता है कैपिटल जी होता है, इसका मान क्या होता है, 6.67 10 की पावर -11, ठीक है। और इसकी यूनिट भी कई बार एग्जाम में पूछा है कि यूनिट क्या होती है, ये होती न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। तो इस पॉइंट को आपको याद करके रखना है।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश विद्युत सेल में कौन सा पदार्थ काम में लिया जाता है? तो प्रकाश विद्युत सेल में सीजीएम सीएस का हम यूज में लिया जाता है, प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूनतम विद्युत प्रतिरोध वाली धातु क्या है? कौन सी ऐसी धातु है जिसमें प्रतिरोध कम है? देखिए प्रतिरोध कम होगा तो उसकी चालकता अधिक होगी। तो ये रजत जो होती है, सिल्वर सिल्वर जो बोलते हैं, चांदी जो बोलते हैं, इसकी सिल्वर जो होगी, इसकी जो चालकता होती है वो सर्वाधिक होती है। चांदी की जो होती है, चांदी की जो कंडक्टिविटी यानी कि चालकता जो होती है वो सर्वाधिक होती है, और प्रतिरोध जो होगा वो सबसे कम हो जाएगा। इसका जो प्रतिरोध होगा वो सबसे कम हो जाएगा, सबसे कम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी जो एक प्राकृतिक सूचक है, देखिए हल्दी जो है एक प्राकृतिक सूचक है, जब उसको HCl और NaOH में अलग अलग समय पर पेस्ट रूप में डाला जाता है तो क्या होता है? देखिए हल्दी है, जो आपके पास हल्दी वो एक तरह के प्राकृतिक सूचक की हो, जब उसको अम्ल के साथ मिला के करेंगे तो ये एक प्रकार का पीला रंग देगा। हल्दी जो होगा जब अम्ल के साथ रिएक्शन करता है तो ये कौन सा रंग देता है? ये एक प्रकार का पीला रंग देता है। यही अगर क्षार के साथ करेंगे रिएक्शन, क्षार देखिए HCl एक अम्ल है, NaOH जो है एक प्रकार का क्षार है, ठीक है, ये एक अम्ल है, और NaOH जो है ये एक प्रकार का क्षार है, ठीक है। जब अम्ल से रिएक्शन करेगा तो ये पीला रंग देगा, जब क्षार से रिएक्शन करेगा लाल रंग देगा। देखिए कभी भी आप गौर से ध्यान देंगे कि जब आपकी शर्ट वर्ट में हल्दी लगा और साबुन से उसको साफ करते हैं, साबुन एक प्रकार का क्षार है, ठीक है, तो वो आप हल्का लाल लाल हो जाता है, तो यही कारण है इसका, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर का जो रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। तो इसको क्या रासायनिक सूत्र हो जाएगा? CaOCl2 होता है इसका। देखिए दूध से दही का बनना, दूध से दही का बनना होता है, ये लैक्टोबैसिलस के कारण होता है। ये एक प्रकार का बैक्टीरिया है, ये एक प्रकार का क्या है? बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के कारण, ठीक है, बैक्टीरिया के कारण होता है। और एक चीज और समझिएगा, दूध से जो दही का बनना, दूध से दही का बनना एक रासायनिक परिवर्तन है। दूध से दही का बनना एक रासायनिक परिवर्तन है, ये कई बार एग्जाम में आ जाता है, रासायनिक परिवर्तन है दूध से दही का बनना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिए जब गैस तरल में परिवर्तित होती है, जब गैस तरल में परिवर्तित होती है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? देखिए जब वाष्प, गैस का मतलब वाष्प समझिएगा, ठीक है, जो वाष्प जो है तरल में परिवर्तित होती है उसे हम कहते हैं संघनन कहते हैं, ठीक है। वाष्पीकरण का मतलब है जब लिक्विड से यानी कि तरल से वाष्प में जाएगी तो वाष्पीकरण होता है। ऊर्ध्वपातन की बात समझिएगा, ऊर्ध्वपातन कब होगा? ऊर्ध्वपातन जब होगा जब ठोस से डायरेक्ट आप वाष्प में बदल जाएगी, यानी कि लिक्विड अवस्था में नहीं आएगी, तरल अवस्था में आए बिना। देखिए प्राकृतिक रेशा क्या है? तो सेल्यूलोज जो है वो एक प्रकार का प्राकृतिक रेशा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा द्रव अधातु है? देखिए अधातु की पूछ रहा है कि कौन सा द्रव जो है वो एक कौन सा अधातु जो वो द्रव अवस्था में पाया जाता है? देखिए ये पारा है, सॉरी यहाँ पास आप देखिए पारा क्या है? एक प्रकार की धातु है। देखिए पारा एक प्रकार की धातु है जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, समान ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, अवस्था में पाया जाता है, ठीक है, द्रव अवस्था में। यही अगर हम बात करें आयोडीन, आयोडीन एक अधातु है, ठीक है, आयोडीन एक अधातु है, लेकिन ये ठोस अवस्था में पाया जाता है, ठोस में पाया जाता है, ठोस अवस्था में पाया जाता है। यही अगर ब्रोमीन की बात करें, देखिए ब्रोमीन एक प्रकार की क्या है? ठीक है, ब्रोमीन क्या है? ये एक अधातु है, ठीक है, ब्रोमीन एक प्रकार की अधातु है जो सामान्य ताप पर, जो सामान्य ताप पर, ब्रोमीन एक प्रकार की धातु है जो समान ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है, अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ब्रोमीन हो जाएगा, ठीक है। यहीं पर अगर ये गैलियम की बात करें, ठीक है, तो गैलियम एक प्रकार की धातु है जो ठोस अवस्था में पाई जाती है, धातु है जो ठोस अवस्था में। गैलियम के बारे में एक और पॉइंट अगर लिखना चाहते हैं तो गैलियम जो होता है इसका जो एक्चुअली जो क्या बोलते हैं इसको, जो गलनांक जो होता है कम होता है, सबसे कम गलनांक होता है गैलियम का। देखिए शब्द काला सोना इससे प्रयुक्त है, काला सोना शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो काला सोना जो शब्द है वो पेट्रोलियम के लिए प्रयुक्त होता है। उस रक्त वाहिनी का नाम बताइए जिसके द्वारा मानव में रक्त का परिचालित होता है। तो उस रक्त वाहिनी का नाम जिसके द्वारा ह्यूमन में रक्त का
परिचालन होता है। तो ये धमनी और शिरा इन दोनों के द्वारा जो होता है रक्त का परिचालन होता है। नेक्स्ट है तंत्रिका कोशिका में यह उपस्थित नहीं होती। तंत्रिका कोशिका होती है उसमें क्या नहीं उपस्थित होता है, इन चारों में से आपको बताना है। ठीक है, तो ये जो होता है कंडरा, कंडरा जो होता है वो तंत्रिका कोशिका में नहीं उपस्थित। तो तंत्रिका कोशिका जो होती है ये मुख्यतः तीन प्रकार, देखिए तीन प्रकार की होती है, यानी कि मुख्यतः तीन प्रकार डिवाइड किया गया है आप कह सकते हैं। एक होता है, एक इसमें होता है डेंड्राइट, ये होगा डेंड्राइट हो जाएगा। सेकेंड अगर हम इसकी बात करेंगे तो अक्षतंतु होगा, अक्षतंतु। और थर्ड की अगर हम बात करेंगे तंत्रिका, ये होता है तंत्रिका फलागम हो जाएगा, तंत्रिका फलागम, तंत्रिका फलागम। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है उनके नाम का चयन कीजिए। उनके नाम, यहाँ पर नाम नहीं है, नाम का चयन करना जिन्होंने 5 जगत का वर्गीकरण किया है। तो 5 जगत का जो वर्गीकरण है रॉबर्ट ह्यूटलर ने किया था। इन्होंने क्या 5 जगत में क्या क्या चीजों को बताया है, तो देखिए पहला इन्होंने बताया, पहला जगत है मोनरा। सेकेंड जगत इन्होंने बताया था प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा सेकेंड जगत को बनाया था प्रोटिस्टा। थर्ड जगत था इनके हिसाब से पादप। फोर्थ जगत था कवक। और जो इनका फिफ्थ नंबर का जो था वो था जंतु, यानी कि एनिमल्स। तो इसका आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पोषक स्तर से दूसरे में स्थानांतरित ऊर्जा की मात्रा। देखो जब कोई भी पोषक तत्व एक स्तर से दूसरे स्तर में जाता है तो उसका मात्र 10% ही ट्रांसफर होता है। नेक्स्ट कोशिका का रसोई, देखिए कोशिका का रसोई जो कहते हैं हरित लवक को, ये कोशिका का रसोई है। ठीक है, कोशिका का रसोई है। यही अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की नेक्स्ट बात करेंगे, माइट्रोकांड्रिया को पावर हाउस को बोलते हैं, यानी कि इसको ऊर्जा ग्रह बोलते हैं, वो कोशिका का ऊर्जा ग्रह। सो आज के वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो हम जल्द लेके आएंगे। थैंक यू।